हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संस्कृत उपसर्ग के ऊपर, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो हम इस लेक्चर के माध्यम से संस्कृत के उपसर्गों से परिचित होंगे और ध्यान में रखेंगे कि इन उपसर्गों का प्रयोग कई बार हम संधि पढ़ते हैं तो उस समय भी यूज होता है। तो हमें इन शब्दों से अच्छे से परिचित होना है, जिससे कि परीक्षाओं में अगर संधि से संबंधित प्रश्न आए तो वहां पर हम कंफ्यूज ना हो कि इसमें कौन सी संधि होगी, कौन दो शब्द मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग का अगर सामान्य रूप से हम अर्थ यहाँ पर देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और सर्ग। ठीक है। आमतौर पर आपने हिंदी साहित्य में सर्ग का नाम सुना होगा कि कौन सी रचना कितने सर्गों में है। खासतौर से साकेत और कामायनी का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। तो आज ये भी क्लियर होगा कि आखिरकार सर्ग का मतलब क्या है और इन दोनों महाकाव्यों को सर्ग में क्यों रखा गया है। तो उपसर्ग में जैसा कि हमने बताया आपको कि दो शब्द हैं, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पास। तो ध्यान में रखिए, उप का मतलब समीप या पास में, और सर्ग का मतलब है अर्थ की सृष्टि या निर्माण करना। यानी कि सर्ग का मतलब है अर्थ निर्माण करना। तो अगर दोनों को मिलाकर देखें हम, तो उपसर्ग उसे कहा जाता है, यानी कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। यानी कि कोई शब्द है और उसके पहले आकर वो शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो आपने बहुत सारे उपसर्गों को पढ़ा होगा हिंदी में भी, और संस्कृत में जिन उपसर्गों को हम पढ़ेंगे उनकी संख्या को निश्चित किया गया है, इसलिए उन सभी उपसर्गों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे आवश्यक शब्द है। ठीक है। आवश्यक मतलब इससे लग रहा है कि किसी चीज की जरूरत है, लेकिन अगर इसमें अति शब्द लग जाता है तो ये बन गया अत्यावश्यक। यानी कि जिस आवश्यक को हम सामान्य अर्थ में ले रहे थे कि हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जैसे ही अति उपसर्ग लग गया तो अत्यावश्यक हो गया। यानी कि अब ये एकदम से हमारे लिए अर्जेंट है, बिना देर किए इस काम को करना है। तो आप देख रहे हैं कि शब्द के अर्थ में कैसे बदलाव हो रहा है। तो यही काम करता है उपसर्ग, और परीक्षाओं में 3-4 सवाल जरूर उपसर्ग प्रत्यय से आते हैं। तो आज हम उपसर्ग पे बात करेंगे। जैसा कि हमने उपसर्ग कैसे बना हुआ है, दोनों शब्दों को तोड़ तोड़ कर बताया, दोनों के अर्थों को बताया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और फिर उपसर्ग कोई पूछे परिभाषा के रूप में तो उसे भी आप बता सकते हैं कि शब्दांश उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पूर्व में, पूर्व को ध्यान में रखना है, पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, और उदाहरण भी हमने बताया। अब बात करते हैं कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं। तो कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। जो भी विद्यार्थी संस्कृत विषय से ऑनर्स किए होंगे या फिर ग्रेजुएशन में उनका संस्कृत रहा होगा तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी संस्कृत को 9वीं 10वीं तक पढ़े होंगे या फिर 8वीं तक पढ़े होंगे, उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। उनके बेस को थोड़ा सा मजबूत कर सकता है और पुरानी यादों को वापस कर सकता है। तो जब भी हम संस्कृत में उपसर्गों को पढ़ते हैं तो उनकी संख्या 22 है। अगर तथ्यात्मक रूप में आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है तो आप 22 बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और याद करने के दृष्टिकोण से बचपन के दिनों में आपने याद भी किया होगा, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अपि अति सु उत उद अभि प्रति परि उप। इनकी संख्या कुल 22 हो गई है। तो ये याद करने के दृष्टिकोण से है, और यही संस्कृत के उपसर्ग हैं। किसी भी शब्द के पहले प्र आकर लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरीके से परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं सबको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सामान्य तौर पर ज्यादातर परीक्षाओं में दिक्कत होती है, संधि से संबंधित सवाल आ जाते हैं और उसमें संधि विच्छेद रहता है। तो कई जगह निस दिया जाता है, कई जगह नी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूजन होने लगता है कि इसके जगह पे क्या होगा। तो ध्यान में रखिए कि निस उपसर्ग है, निर है, इसी तरीके से दुस है, दूर है।
ठीक है। अ, और यहाँ पर देख रहे हैं उत और उद, ये कुछ ऐसे यहाँ पर शब्द हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अब हम उदाहरण के माध्यम से आगे देखेंगे तो कैसे इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम नए शब्द को बनाते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। सामान्य तौर पर और सभी को तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन ये जो निस है, निर है, दुस है, दूर है, उत और उद, इसको लेकर परीक्षा में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे और बात करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए उपसर्ग एक तरफ दिया गया है और इन उपसर्गों का अर्थ दिया गया है। तो अर्थ जब आप समझ लेंगे तो जो भी शब्द बना है उसको भी अच्छे से जान पाएंगे। देखिए पहला उपसर्ग दिया गया है अति। अति का मतलब है अधिक, जैसा कि मैंने उदाहरण भी दिया था अत्यावश्यक। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है और आवश्यक जो है वो मूल शब्द रहा है। इसी तरीके से हम बात करें अतिशय। ठीक है, अतिशय में भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। और कुछ शब्दों की बात करें, जैसे हमने बात किया अतिरेक। ठीक है, सामान्य तौर पर हम ऐसे शब्दों का बार बार अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। लेकिन मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि परीक्षा तक जिन भी किताबों को आप पढ़िए या फिर आम बोलचाल में प्रयोग कीजिए शब्दों का, तो जरूर एक सेकेंड उस पर ध्यान में लगाइए कि हमने जिस भी शब्द का प्रयोग किया है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है और कौन सा प्रत्यय लगा है। दूसरा उपसर्ग आप देख रहे हैं अधि। अधि का मतलब है अधिकार, श्रेष्ठ, ऊपर। तीन अर्थ देख रहे हैं अधिक। अधि शब्द के हैं अधिकार, श्रेष्ठ, ऊपर। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे अध्यक्ष शब्द बना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं अध्यापन, इसमें भी जो उपसर्ग लगा है वो अधि उपसर्ग लगा है अध्यापक में। इसी तरीके से देखें अध्ययन। अध्ययन जब आप लिख रहे हैं तो ये जितने भी शब्दों का हमने प्रयोग किया वो एक तरीके से अधि उपसर्ग से बना हुआ है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अगले उपसर्ग को देखें जो कि है अभि। अभि उपसर्ग का मतलब है और या फिर चारों तरफ। ठीक है, आप जब विभक्ति को पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति में अभित परित जहां पर प्रयोग होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, तो उसमें से एक है अभि। यहाँ पर इसका अर्थ आप देख रहे हैं लिखा है और या फिर चारों तरफ। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि अभि में कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे मैं बात करूं अभिनय। ठीक है, एक शब्द बना हुआ है अभिनय, इसमें अभि उपसर्ग लगा है। इसके अलावा देखिए अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय ये भी अभि उपसर्ग से बना हुआ है। इसके अलावा बात करें अभ्युत्थान। अभ्युत्थान शब्द जो बना है ये भी अभि उपसर्ग से बना है। तो जहां भी ऐसे शब्दों को आप देखें तो तुरंत आप अपने दिमाग में लाएं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, अभि। अगला उपसर्ग दिया गया है अपि। अपि का मतलब है भी या फिर निकट। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरणों पर बात करें, जैसे इससे संबंधित थोड़ा कम ही उदाहरण पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अ, अपिधान। ठीक है, अपिधान। अपिधान में क्या लगा है, अपि उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरीके से हम देखें अपिधान का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या है, इसका मतलब है आच्छादन। ठीक है, किसी चीज को ढकने का काम करना, आवरण का काम करना। तो इसके कम उदाहरण आपको मिलते हैं, एक यहाँ पर उदाहरण हमने दिया, इसलिए इससे कम सवाल भी पूछे जाते हैं। अति, अधि, अभि से ज्यादा सवाल रहते हैं। अगला है परि। परि का मतलब है आसपास या फिर चारों ओर। ठीक है, अब आपने सुना होगा पर्यावरण। ठीक है, चारों तरफ परि आवरण से बना हुआ है पर्यावरण। ठीक, इसी तरीके से और भी बहुत सारे इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। ठीक है, आप खोज सकते हैं। अब बाकी आ, हम और देखते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे परिपूर्ण। ठीक है, परिपूर्ण, तो तुरंत पकड़ में आ जा रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा होगा। लेकिन उससे पहले हमें इन उपसर्गों के अर्थों को भी ध्यान में रखना है। अगर अर्थ क्लियर होंगे तो तुरंत हम उस शब्द के पूरे अर्थ को समझ पाएंगे, जो कि उपसर्ग लगने के बाद शब्द में परिवर्तन हुआ, अर्थ में परिवर्तन हुआ। क्योंकि शुरुआत में हमने बताया कि उपसर्ग का मतलब है कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में आकर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, आगे और बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब है विरोध या उल्टा या फिर और। तो इसका तीन अर्थ आप देख रहे हैं प्रति का। उदाहरण के लिए देखें प्रतिकूल। ठीक है, एक उदाहरण हो गया। इसी तरीके से हम देखें
प्रतिछाया, ठीक है, प्रतिछाया, जिसको कि कई बार फोटोकॉपी भी अंग्रेजी में कहा जाता है, छाया प्रति भी कहा जाता है। देखिए उल्टा लग जाता है, छाया प्रति जब हम कहते हैं तो उल्टा लिख देते हैं, लेकिन अगर प्रतिछाया भी कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अगला उपसर्ग है वी। वी का मतलब है बिना, अलग, विभिन्नता, विशिष्टता। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे मैं बोलूं विज्ञान। सामान्य तौर पर ज्ञान शब्द ज्यादा चलता है, लेकिन जब हम किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को हासिल करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। और सामान्य तौर पर बचपन के दिनों में ये परिभाषा हमारे लिए काफी कठिन हुआ करती थी कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो कई बार देखने में आता था कि पूरी क्लास चुपचाप है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि विज्ञान किसे कहा जाता है। फिर कोई अगर छात्र याद किया है तो बोलता था कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर कोई लंबी चौड़ी परिभाषा जो किताबों में पढ़कर याद किया रहता था बोल देता था। यहाँ पर आपका दिमाग और बड़ा हो चुका है, विस्तृत हो चुका है। तो विज्ञान यानी ऐसा ज्ञान जिसको कि हम क्रमबद्ध तरीके से समझे, जो क्रमबद्ध तरीके से आपको किसी चीज का बोध कराए, वो विज्ञान है। अगला उपसर्ग है वि शब्द से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि विज्ञान का मैंने उदाहरण दिया। इसी तरीके से विवाद शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है वाद, विवाद, संवाद, ठीक है। तो इसको मैं लिख ही देता हूं, किताब भी है वाद, विवाद, संवाद। इसमें संवाद में भी उपसर्ग लगा है, वाद मूल शब्द है और संवाद और विवाद दोनों उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। अब आप कमेंट्स कर कर बता सकते हैं कि वाद विवाद संवाद नाम से किसने आलोचनात्मक किताब लिखी है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जान भी रहे होंगे, लेकिन एक होमवर्क मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं। आगे बात करें नी उपसर्ग के बारे में। नी का मतलब है निषेध या फिर नीचे, ठीक है। इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखें। जैसे हम बात करें तो नी से बना हुआ कुछ है, जैसे कि निबंध, ठीक है। एक तो निबंध विधा के रूप में हम देखते हैं, लेकिन निबंध का कई जगह अर्थ अत्यंत के रूप में भी लगाया जाता है। या फिर दूसरा उदाहरण देखिए निमग्न, ठीक है। ठीक, एक मग्न शब्द बना हुआ है, दूसरा है निमग्न। या अगला उदाहरण देखें निकामी, ठीक है। सकामी निकामी का आपने नाम सुना होगा उसी तरीके से। इसी तरीके से है निजोर शब्द, जिसका मतलब होता है नकार, ठीक है। तो नी का मतलब है जिसमें निषेधात्मक या फिर नीचे के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जब ये उपसर्ग लग जाता है तो उसका इस तरीके से अर्थ निकलता है। अगला उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब है साथ या फिर पीछे। तो इसके कुछ उदाहरणों के बारे में बात करें तो अनु शब्द से कौन कौन से हैं, जैसे कि अनुकरण, ठीक है। अनुकरण शब्द बना हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा देखें अनुक्रम, ठीक है। इन सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसी तरीके से बात करें अनुज, ठीक है। अनुज में भी अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला शब्द है उपसर्ग जो है सु। सु का मतलब है अच्छा, ऊपर या फिर शुभ। आप कई लोगों के घर जाते होंगे तो उनके दरवाजे पे लिखा रहता है सुस्वागतम, कई जगह लिखा रहता है। या फिर स्वागतम भी आप लिख रहे हैं तो इसमें भी सु प्लस आगतम, इसमें ये संधि कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि स्वागत में कैसी संधि विच्छेद है। तो सु प्लस आगत, स्वागत, ठीक है। और सुस्वागतम लिखा रहता है, यानी कि स्वागतम के पहले भी सु उपसर्ग लग गया है एकदम, मतलब कि बहुत अच्छे से किसी का स्वागत करना। और कुछ उदाहरणों की बात करें कि सु से कौन कौन से और उदाहरण बने हुए हैं, तो उसमें देखें तो जैसे है सुभाषित, ठीक है। सुभाषितानी हम लोग बचपन के दिनों में पढ़ते थे संस्कृत में ही। जो जो अच्छी अच्छी बातें जिसमें लिखी रहती थी उसको सुभाषितानी कहा जाता था। इसी तरीके से सुशिक्षित शब्द बना हुआ है, सुशिक्षित। शिक्षित तो आमतौर पर कहा जाता है जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन जब उसमें सु उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है और वो सुशिक्षित कहलाने लगता है। इसी तरीके से शब्द है सुगम, ठीक है। सुगम संगीत आप बचपन के दिनों में रेडियो में सुनते रहे होंगे, ठीक है। हालांकि वर्तमान समय में लोग रेडियो से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, तो शब्दों को भी इसीलिए हमें परीक्षाओं में याद करना पड़ता है। बार बार मैं कह रहा हूं कि सारे शब्दों को उपसर्गों प्रत्ययों का प्रयोग हम सभी अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बस ध्यान नहीं देते हैं। भागम भाग की जिंदगी में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आगे कुछ और हैं उपसर्ग, जिसमें आप देख रहे हैं आ उपसर्ग है। आ का मतलब होता है तक, कम, पर्यंत, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा आजीवन, ठीक है। आमरण अनशन, आमरण, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें कि आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है।
अगला उपसर्ग है प्र। प्र का जहां पर उपसर्ग लग जाता है वहां पर अर्थ हो जाता है प्रकर्ष या फिर अधिक। ठीक है, तो कुछ उदाहरण है, जैसे उदाहरण में बताऊं, प्रबल। ठीक है, मूल जो शब्द है वो बल है, लेकिन इसमें प्र उपसर्ग लग जा रहा है तो इसका अर्थ बदल जा रहा है प्रबल। इसी तरीके से प्रहार। ठीक है, इसी और कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे उदाहरण यहाँ पर है प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में क्या है, प्र उपसर्ग लगा है। अगला उपसर्ग है परा। परा का मतलब है निषेध, पीछे या फिर उल्टा। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे पराजय। जय शब्द जो है वो मूल शब्द है, लेकिन इसके पहले उपसर्ग लग गया परा, तो इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया, पराजय। और कुछ उदाहरण जैसे कि परोपकार। ठीक है, इसमें संधि भी है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग लगा। अब मान लीजिए कि आ जाता है एग्जाम में कि परोपकार में संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अलग अलग संधि विच्छेद दे दिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें परा उपसर्ग लगा हो सकता है, इसलिए यही जो विकल्प दिया गया है जिसमें परा दिया गया वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला उपसर्ग है उप। उप का मतलब होता है छोटा या फिर निकट। अब इसके कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं उपग्रह, आप भूगोल जब पढ़ेंगे तो वहां पर ग्रह को पढ़ते हैं। ग्रह शब्द क्या है, मूल शब्द है, लेकिन उसके पहले लग गया उपग्रह, तो यानी कि ग्रह से जो छोटा है वो उसका उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़े होंगे उपवेद, यानी कि वेदों के बाद जो भी छोटे मोटे वेद लिखे गए वो उपवेद के अंतर्गत आ गए। और उपाध्यक्ष, अभी हमने ऊपर पढ़ा था अध्यक्ष, यहाँ पर उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष के बाद या छोटा जो होता है उपाध्यक्ष कहलाता है। इसी तरीके से उप कप्तान या फिर उप प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में एक शब्द खूब चल रहा है उप मुख्यमंत्री, जहां भी आप देखते होंगे थोड़ा सा एक दूसरे पर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है राजनीतिक रूप से, तो वहां पर एक से अधिक उप मुख्यमंत्री भी बना दे। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है अगर प्रत्येक उपसर्ग के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ऐसे ही उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब उप के बाद है उद। देख रहे हैं कि उद का मतलब है श्रेष्ठ या फिर ऊपर। अब इसके कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी कि किसमें उद लगा हुआ है और कौन सा इसमें शब्द कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उद का हमने देख लिया, उप का। अब उद का हम देखें, जैसे शब्द आ रहा है उद्घाटन। ठीक है, तो इसमें उद उपसर्ग लगा हुआ है, बहुत कम इस तरीके से, इसमें ज्यादा शब्द नहीं है कि उस पर चर्चा किया जाए। ठीक है, कुछ शब्द आते हैं जहां पर पता चल जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, आगे कुछ और उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पर दुष् दिया है। दुष् का मतलब है बुरा, कठिन, दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कुछ शब्द हैं जैसे दुष्कर्म। ठीक है, तो इसमें दुष् उपसर्ग लग गया। ठीक है, इसी तरीके से दुष्चरित। ठीक है, तो यहाँ पर दुष्चरित इस तरीके से उपसर्ग लग गया, दुष् लग गया, यानी कि इसका जो अर्थ है बुरा, कठिन और दुष्ट के अर्थ में लगाया जाता है। अगला उपसर्ग है दूर। दूर का मतलब बुरा। आप देख रहे हैं कि ऊपर दुष्ट का भी अर्थ यहाँ पर बुरा दिया हुआ है, जबकि इसके 3 अर्थों को यहाँ पर बताया गया है। दूर का मतलब यहाँ पर बुरा। ठीक है, तो अगर उदाहरण के रूप में देखें इसका कुछ उदाहरण है, जैसे दूरदशा। भारत दूरदशा आपने पढ़ा होगा, तो ये शब्द उसी से बना हुआ है, इसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है। दशा जो है मूल शब्द है, लेकिन इसके पहले दुर उपसर्ग लग गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपने दुर्गति शब्द पढ़ा होगा। ठीक है, दुर्गति। अगला उपसर्ग है अव। अव मतलब नीचे। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ अव लगा है। जैसे हम पढ़ें अवगुण। ठीक है, तो गुण इसमें क्या है, मूल शब्द है और उसके पहले उपसर्ग लग गया है अव, तो अवगुण मतलब जिसमें दोष रहता है, अवगुण मतलब गुण के जो नीचे अर्थ को बताता है, अच्छा अर्थ नहीं बताता है, अवगुण उसमें आ जाता है। इसी तरीके से बात करें अवतरण। ठीक है, अवतरण, तो अव इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला जो उपसर्ग है सम। सम का मतलब है साथ। ठीक है, अगर इसके कुछ उदाहरणों के आधार पर बात करें कि किसमें सम उपसर्ग लगा है, तो बात करें जैसे संस्कृत। जो हम संस्कृत विषय पढ़ते हैं, ये इसमें सम प्लस कृत उपसर्ग ये बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से
संस्कार, संस्कार जो शब्द बना हुआ है उसमें भी सम प्लस कार, इस तरीके से ये शब्द मिलकर बना है। इसी तरह से संयम, संयम शब्द बना हुआ है, या फिर लोग बोलते हैं कि ये मेरा संयोग है। देख रहे हैं आप कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका व्यवहार में हम रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि ये शब्द आखिरकार बना कैसे है। तो परीक्षाओं तक, आने वाले परीक्षाओं तक बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि जिस भी शब्द का प्रयोग करें, जरूर एक बार ध्यान में रखें कि ये शब्द आखिरकार बना कैसे है। अगले उपसर्ग के बारे में बात करें जिसका नाम है निस उपसर्ग। निस का मतलब है निषेध या फिर बिना। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे उपसर्ग हैं जिनके अर्थ निषेध, बिना, नीचे, बुरा, कठिन, इस टाइप से आ रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि इनसे बने हुए कौन-कौन से शब्द हैं। निस का अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर कि क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा निष्फल, ठीक है? निष्फल, तो इसमें फल शब्द क्या है? मूल है और निस उपसर्ग लग गया है, यानी कि ऐसा फल जिसका कि कोई अ हमें फ़ायदा नहीं हुआ, निष्फल हुआ, ठीक है? इसी तरीके से कुछ और शब्द हैं, जैसे कि बात करें निष्प्राण, आपने सुना होगा प्राण, निष्प्राण, ठीक है? तो इस ये भी शब्द निस उपसर्ग से बना हुआ है। अगला उपसर्ग है निर, निर का मतलब है रहित या फिर बाहर, ठीक है? तो इससे कुछ बने हुए शब्द हैं, जैसे कि बात करें निरंजन, निरंजन शब्द है, तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से शब्द बना हुआ है निर्मल, तो आप देखेंगे कि ये शब्द बना है निर प्लस मल। मल का मतलब होता है गंदगी इन सब से, और निर यहाँ उपसर्ग लग गया तो गंदगी से रहित, यानी कि ये स्वच्छ का अर्थ आपको दे रहा है। मतलब निर्मल जब आप बोलेंगे तो स्वच्छ, स्वच्छ हो जाएगा। तो उपसर्ग आप देख रहे हैं कि लगते ही कैसे इसका अर्थ बदल गया है। अगला उपसर्ग है अप, अप का मतलब होता है बुरा, हीन या फिर दूर। तो इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि बात करें अपमान, ठीक है? प्राय आप प्रयोग करते हैं कि फला ने मेरा अपमान कर दिया, ठीक है? इसी तरीके से अपकर्ष, ये भी है, उपकर्ष का अपकर्ष हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से अपकार, ठीक है? उपकार तो हमने ऊपर बताया था, अपकार। तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अप उपसर्ग से बने हुए हैं। उम्मीद है कि ये 22 उपसर्ग आपको मैंने उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे और इन उपसर्गों को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, और संधि पढ़ते हुए और उपसर्ग पढ़ते हुए, दोनों को पढ़ते हुए जरूर इनको आप अपने दिमाग में रखेंगे और परीक्षाओं में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये उपसर्ग का जो लेक्चर था आप सभी को कैसा लगा। आपका उपसर्ग क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, उपसर्ग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जो परिभाषा है, और जितने भी उपसर्ग हैं उनके क्या अर्थ रहे हैं, उनको उदाहरणों के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। तो ये उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।